स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे वर्ष 2018 में राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया गया था। 2. यह बॉन्ड 2000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को गोपनीय चंदा देने की इजाजत देने वाली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। चलिए अब जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में। यह बॉन्ड दानदाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक साधन के रूप में कार्य करते हैं। इसे वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में चुनावी फंडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना था। इसके तहत केवल वह राजनीतिक दल इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र थे जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत है। साथ ही उस दल ने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों को कम से कम 1% हासिल किया हो। बता दें कि यह बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किए जाते थे। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, दिव्यांग जनों का अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके अनुसार दिव्यांग जनों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 2. मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़कर 21 हो गई है, जिसमें केंद्र सरकार के पास अतिरिक्त प्रकारों शामिल करने का अधिकार है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दिव्यांग जनों का अधिकार अधिनियम 2016। इसके अनुसार दिव्यांग जनों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अतः कथन 1 सही है। मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़कर 21 हो गई है, जिसमें केंद्र सरकार के पास अतिरिक्त प्रकारों को शामिल करने का अधिकार है। अतः कथन 2 सही है। इसके अनुसार दिव्यांग जनों सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को भी समावेशी शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। सुगम्य भारत अभियान के तहत सार्वजनिक भवनों में निर्धारित समय सीमा में पहुंच की सुगमता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मुगल बादशाह जहांगीर ने इसकी स्थापना की थी। 2. अपर्याप्त जल आपूर्ति के कारण दिल्ली स्थानांतरित होने से पहले फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। 3. वर्ष 1986 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फतेहपुर सीकरी। मुगल सम्राट अकबर ने 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। अतः कथन 1 सही नहीं है। 1571 से 1585 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन इसकी अपर्याप्त जल आपूर्ति के कारण राजधानी को 1586 ईस्वी में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः कथन 2 सही है। वर्ष 1986 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2. भारत रत्न प्राप्तकर्ता भारतीय वरीयता क्रम में 4थे स्थान पर है। 3. यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत रत्न पुरस्कार, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अतः कथन 1 सही है।
भारत रत्न प्राप्तकर्ता भारतीय वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता भारतीय नागरिक हों यह जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए मदर टेरेसा एक सार्वभौमिक नागरिक थीं, तो वहीं अब्दुल गफ्फार खान तथा नेल्सन मंडेला जो अन्य देशों के नागरिक थे, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ स्थान और दूसरी तरफ राष्ट्र दिए गए हैं। 1 बखमुत ईरान, 2 बख्तियारी यूक्रेन, 3 अंकारा तुर्कीये। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है या सुमेलित है? ए केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बखमुत पूर्वी यूक्रेन का एक शहर है, अतः युग्म 1 सुमेलित नहीं है। बख्तियारी प्रांत ईरान के प्रांतों में से एक है, अतः युग्म 2 सुमेलित नहीं है। तुर्की की महानगरीय राजधानी अंकारा यहाँ के मध्य अनातोलिया क्षेत्र में स्थित है, अतः युग्म 3 सुमेलित है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इसकी स्थापना वर्ष 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य वस्तुओं के मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन में सामंजस्यपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। 2 यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS इसे 26 नवंबर 1986 के संसद के एक अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1987 को स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य वस्तुओं के मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन में सामंजस्यपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है, अतः कथन 1 सही है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इसका उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है। 2 यह 6 समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित प्रवासियों को नागरिकता देना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था तथा यह 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ, अतः कथन 1 सही है। यह 6 समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह प्रतिवर्ष विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 2 यह 4 क्षेत्रों अर्थात आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के आधार पर लैंगिक समानता का आकलन करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही कथन है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह 4 क्षेत्रों अर्थात आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के आधार पर लैंगिक समानता का मूल्यांकन करता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, पेमेंट बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 पेमेंट बैंक वर्ष 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए एक विशेष प्रकार के बैंक हैं। 2 इन्हें बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाओं वाली आबादी को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही कथन है या हैं?
ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। पेमेंट बैंक वर्ष 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए एक विशेष प्रकार के बैंक हैं, अतः कथन 1 सही है। इन्हें बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाओं वाली आबादी को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित किया गया है, अतः कथन 2 सही है। इन्हें छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय सेवाओं की जांच हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। उदाहरण एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आदि। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. GEM विभिन्न सरकारी विभागों या संगठनों या PSU द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। 2. यह सरकारी उपयोगकर्ताओं और निजी क्षेत्रों की सुविधा के लिए ई बोली, रिवर्स ई नीलामी व मांग एकत्रीकरण के टूल्स प्रदान करता है। 3. GEM ने विभिन्न श्रेणियों जैसे SARAS, ट्राइब्स इंडिया, स्टार्टअप रनवे, खादी इंडिया, इंडिया हैंडीक्राफ्ट आदि के लिए आउटलेट स्टोर लॉन्च किए हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी GEM विभिन्न सरकारी विभागों या संगठनों या PSU द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है, अतः कथन 1 सही है। यह सरकारी उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए ई बोली, रिवर्स ई नीलामी और मांग एकत्रीकरण के टूल्स प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। GEM ने विभिन्न श्रेणियों के उत्पादों जैसे SARAS, आजीविका, ट्राइब्स इंडिया, स्टार्टअप रनवे, खादी इंडिया, इंडिया हैंडलूम, इंडिया हैंडीक्राफ्ट, दिव्यांगजन आदि के लिए बिक्री केंद्र लॉन्च किए हैं, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ICGS वराह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारतीय तटरक्षक यानी ICG के 798 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स यानी OPV की श्रृंखला का चौथा जहाज है। 2. इस जहाज को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है और पूर्वी तट से संचालित किया गया है। 3. यह स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को संचालित करने में सक्षम है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।